नमस्कार बच्चों। फिर से एक बार सभी छात्रों का मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। और कल हमने पढ़ा था गांव और शहर की तुलना की थी और उसे उचित लय और ताल के साथ गाया भी था और उसके स्वाध्याय छुड़ाए थे। आज बच्चों, आज की तासिका में हम मधुबन यह एक साक्षात्कार पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, पहला सवाल ये आ जाता है कि साक्षात्कार का मतलब क्या है। ये एक नई विधा है। यहाँ लिखा है, मैं यहाँ दिखाता हूँ लाल रंग से। देखिए यहाँ लिखा है साक्षात्कार। साक्षात्कार का मतलब क्या होता है बच्चों? लेखक जो है अनुराग वर्मा जी, इन्होंने क्या किया है, एक प्रसिद्ध लेखक राम कुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। तो बच्चों, आप साक्षात्कार शब्द से भली भांति परिचित है, लेकिन इसे हिंदी में साक्षात्कार कहते हैं, इस बात का पता आप लोगों को नहीं है। मैं आप लोगों को बताता हूँ, आपको झट से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे शब्द आ गए हैं अंग्रेज़ी के हिंदी में, मराठी में भी, कि हम उस शब्द को मराठी में या हिंदी में नहीं पहचानते। लेकिन अंग्रेज़ी में कहूँगा, अंग्रेज़ी में मैं अगर ये शब्द कहूँगा तो आप लोगों को झट से दिमाग में आ जाएगा। तो बच्चों, साक्षात्कार का अर्थ है इंटरव्यू लेना। अब आप लोगों की समझ में आ गया होगा इंटरव्यू कौन किसका लेता है। कोई, हमने तो बचपन से देखा है कि कोई बड़ा आदमी होता है जिसके विचार सुनने के लिए हम तरस गए होते हैं कि उसने इतनी सफलता इतने कम दिनों में कैसे हासिल की। बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं। तो यहाँ लेखक जो है हमारे अनुराग वर्मा जी ने एक साक्षात्कार लिया है, ठीक है। और उसे मधुबन इस पाठ के ज़रिए उन्होंने इस साक्षात्कार का वर्णन किया है। तो यह पाठ पढ़ने से पहले हम लेखक जो है अनुराग वर्मा जी, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं, ठीक है बच्चों। देखो, अनुराग वर्मा जी ने हिंदी में विपुल लेखन किया है। इनकी भाषा जो है, इनकी भाषा का जो धारा प्रवाह है, सरल एवं आशय संपन्न है। और ये जो है अनुराग वर्मा जी, यह हिंदी के एक जाने माने लेखक है। मैंने पहले ही बता दिया है कि यह पाठ जो है अनुराग वर्मा जी का लिखित, इस पाठ में लेखक ने एक साक्षात्कार लिया है, एक इंटरव्ह्यू घेतलेला आहे। कुणाचा इंटरव्ह्यू घेतलेला आहे? हिंदीचे प्रसिद्ध लेखक रामकुमार वर्मा जी, ये एक प्रसिद्ध लेखक है। और अनुराग जी ने जब यह साक्षात्कार लिया, यह इंटरव्यू लिया, तब उन्होंने कहा है, अपने विचार रखे हैं कि जितने भी सवाल अनुराग जी ने पूछे डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को, उन सारे सवालों के जवाब उन्होंने बड़े ही बेबाकी से दिया है, ठीक है। तो मधुबन जो है, यह मधुबन के बारे में मैं अभी जानकारी नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो आगे आने वाली है, ठीक है, आप समझ जाओगे। तो चलो बच्चों, पढ़ने के लिए शुरुआत करते हैं। पांचवा पाठ है। यह पाठ खत्म होने के बाद फिर से हम उपयोजित लेखन, व्याकरण हो गया है, अब हम उपयोजित लेखन की तरफ जाने वाले हैं इस पाठ के खत्म होने के बाद। हमारा जो नियोजन है उसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है, ठीक है। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं पाठ पांचवा, मधुबन। आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ गौर से देखना है मैं कौन कौन सी जानकारी बता रहा हूँ। देखिए, इंटरव्ह्यू घ्या लागलेला आहे। आणि तुम्हाला माहिती आहे मुलांनो, इंटरव्ह्यू कसा असतो, एवढं तर माहिती आहे नक्की की एक व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीला काहीतरी प्रश्न विचारत असते आणि दुसरी व्यक्ती त्याचं उत्तर देत असते। जी प्रश्न विचारणारी व्यक्ती असते ती सामान्य असते। आजपर्यंत आपण बघितलेलं, जेवढं बघितले तेवढंच ध्यानात ठेवूया, पुढे आपण या पाठामध्ये बऱ्याच गोष्टी शिकणार आहोत। तो चलो बच्चों, मैं पढ़ता हूँ। सुबह का समय था, सुबह का समय था। मैं यहाँ लाल रंग से आप लोगों को दर्शाने का प्रयास कर रहा हूँ कि मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ। सुबह का समय था, मैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर, यानी
मैंने पहले ही बता दिया था कि मधुबन के बारे में आगे जानकारी बताऊंगा। तो घर का नाम क्या है? मधुबन। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, अलग से चर्चा करेंगे कि मधुबन के अर्थ के बारे में, ठीक है। तो लेखक बता रहे हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास, यानी डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का जो घर है वो कहाँ है? वो प्रयाग स्टेशन के पास है, ठीक है, जिसका नाम मधुबन है। हाँ, तो लेखक पूरी रफ्तार से चला जा रहा था क्योंकि 10 बजे मिलने का समय तय था। तय का मतलब मैंने बता दिया है, अगर मैं नहीं मालूम आप लोगों को तो लिखिए। तय का मतलब है निश्चित। लेखक कधी भेटणार आहेत? बरोबर 10 वाजता। बरोबर आहे का? म्हणजे मोठ्या माणसं कसे असतात, वेळेला खूप महत्त्व देतात। तो बच्चों, उनसे ये बात सीखने को हमें मिलती है कि अगर आपको भी बड़ा बनना है, जो जीवन में आपने उद्देश्य रखे हैं उसे पूरा करना है, तो हमें समय का सही सही पालन करना चाहिए, समय का पाबंद होना चाहिए। जो काम जिस वक्त करना है, जैसे महात्मा गांधी जी बताते थे कि जो काम जिस वक्त करना है उसे करना है। अगर वक्त पर वह नहीं काम करोगे तो वह काम आगे चलकर धीरे 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 आपके उद्देश्य से आप भटक जाते हो, वो पूरा नहीं होता। इसलिए जो काम जिस वक्त करना है उसे करना ही है। किसी ने कहा है कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ठीक है। तो 10 बजे का मिलने का समय दिया गया है। अब देखो, वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, कार्यक्रम असतात का नहीं, हाँ, संगोष्ठियों, हाँ, एवं सम्मेलनों में देखा था। देखो, अब लेखक लोग हैं, साहित्यिक लोग हैं, उनके सम्मेलन तो बार बार होते रहते हैं। तो डॉक्टर साहब को लेखक ने अनेक उत्सव आणि संगोष्ठी म्हणजे सहविचार असतात का नाही, सभा, तशा पद्धतीनं संमेलनामध्ये बघितलेलं होतं। परंतु दूर से देखना, इतने निकट से मुलाकात करने, अब समझ में आ गया? साक्षात्कार, इंटरव्यू, मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। तो लेखक बता रहे हैं, लेखक के मन में देखो बच्चों कि बहुत दिलचस्पी है कि मैं इतने बड़े लेखक का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ, मुलाकात लेने के लिए जा रहा हूँ। तो लेखक के दिमाग में बहुत सारी बातें भी आ रही थी। कौन सी? एक पहली बात है, वो कौन सी बात है? मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा, उस साहित्य मनीषी का आदि, साहित्य म्हणजे एवढ्या मोठ्या लेखकाचं, एवढा मोठा जो लेखक आहे तो कसा असेल, म्हणजे ते डॉक्टर साहेब कसे असतील, त्यांचं लोकांच्याबरोबर वागण्याचा व्यवहार कसा असेल, आणि एवढ्या साहित्यामध्ये श्रेष्ठ असलेल्या माणसाची मनीषा इच्छा काय असेल, कसं काम करत असतील, कसं राहत असतील, अनेक विचार त्या लेखकांच्या डोक्यामध्ये होते। फार काय अवघड नाही आहे मुलांनो, हा साक्षात्कार आहे, इंटरव्यू आहे, ठीक है। इन तमाम उठते और बैठते विचारों के लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। तो लेखक क्या बताते हैं, बहुत सारे दिमाग में विचार चल रहे थे, गाड़ी तेज रफ्तार से जा रही थी, तभी डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का जो घर है जिसका नाम है मधुबन, उस घर में उनका प्रवेश हो गया। काफ़ी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। तो देखो, लेखक भी डरने लगे हैं कि इतने बड़े लेखक का मैं इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ, तो साहस नहीं हो रहा था कि कैसे उनकी दरवाजे की घंटी बजाए। तो लेखक कहता है कि मैंने पूरे साहस के साथ उनके दरवाजे पर लगी जो घंटी थी वो मैंने बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? देखिए, उनके नौकर को भी मालूम था कि 10 बजे अनुराग नाम का एक आदमी, एक लेखक उनसे मिलने वाला है। बड़ी आदमी है, सारी बातें वक्त पर करते हैं। मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। लेखक ने क्या कहा? सिर्फ उत्तर में हाँ। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं,
इतने में डॉक्टर साहब आ गए। उस नौकर ने सिर्फ इतना ही बताया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। ये बता ही रहे थे कि तब तक क्या हो गया, तब तक डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब ने आते ही पूछा, अनुराग जी कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। ठीक है बच्चों, इतना बड़ा लेखक होकर भी जो इंटरव्यू लेने के लिए अनुराग जी आए हैं, उनको उन्होंने सवाल पहले खुद ही सवाल पूछा उन्होंने। तो लेखक कहते हैं, मैंने कहा डॉक्टर साहब कुछ प्रसंग जो जीवन से संबंधित है और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो, उन्हीं के जानकारी हेतु आया था। तो लेखक ने यहाँ पहले ही स्पष्ट कर दिया बच्चों कि क्या मैं किस लिए आया हूँ। तो लेखक का जो सवाल है ये बड़ा सवाल है। कौन सा सवाल है? कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है और आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणा मिली है। देखो बच्चों, इतना बड़ा आदमी, बड़े लेखक आप बन गए हो तो कुछ तो प्रेरणा मिली होगी आप लोगों को, आपको काहीतरी तुम्हाला प्रेरणा मिळाली असेल की ज्याच्यामुळे तुम्ही त्या उद्देशाला मिळवायला पेटून उठला असाल। त्याच्या संबंधीच मला जानकारी पाहिजे झालेली आहे। मग आता इंटरव्ह्यू स्टार्ट होते मुलांनो। मी तुम्हाला पहिलं सांगितले मुलाकात होने वाली है अब। मेरे ख्याल से 8वीं कक्षा में एक साक्षात्कार जो आहे ना, ही मुलाखत आहे ना मुलांनो, ही फार महत्त्वाची आहे। कारण या मुलाखतीवरूनच मुलांनो तुम्हाला आणखी एक गोष्ट समजणार आहे की ज्यावेळी तुम्ही उपयोजित लेखन करताय, कहाणी लेखन करताय, वृत्तांत लेखन करताय, त्यावेळेला तुम्हाला या गोष्टींचा किंवा निबंध लेखनामध्ये सुद्धा कसं वाढवायचं असतं, कसं असतं, कसं लिहायचं असतं, याच्या संबंधी सुद्धा आपल्याला थोडंसं ज्ञान यातून मिळतं। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। आले आले काम शुरू। आने के बाद उन्होंने बहुत देर नहीं लगाई, आते ही उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। उन्होंने लेखक से कहा, बड़ी सरलता से कहा, पूछिए जो आप लोगों को पूछना है। तो पहला सवाल देखिए बच्चों, डॉक्टर साहब काव्य रचना पद्य विभाग असतो ना आपल्याकडे गाणी, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इतने अच्छे अच्छे काव्य पंक्तियाँ आप लिखते हो, इसकी प्रेरणा आप लोगों को कहाँ से मिली और कैसे प्राप्त हुई? कुठून प्रेरणा मिळाली तुम्हाला ह्या कविता करण्यासाठी? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करे जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। देखिए कठीण सवाल है 8वीं के बच्चों। काय विचारले सांगतो, अशा तुमच्या जीवनातला प्रसंग सांगा किंवा संदर्भ सांगा की ज्याच्यामुळे तुमच्या अंतरंग पैलुओं को, म्हणजे माणसाच्या मनामध्ये प्रत्येकामध्ये विचार असतात मुलांनो, अनेक विचार असतात, पण शब्दरूपाने ती बाहेर येण्यासाठी खूप कष्ट करावे लागतात। मग हे जे तुमच्या आतील ज्या गोष्टी आहेत ह्या बाहेर काढण्यासाठी तुमच्या आयुष्यामध्ये कोणता प्रसंग घडला असं लेखक इथं डॉक्टर साहेबांना प्रश्न विचारतोय। तर त्याचं उत्तर काय देतात बघा। डॉक्टर साहेब उत्तर द्यायला लागले, पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंधव्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। तो देखो बच्चों, अंधश्रद्धा आप जानते हो, असं तिथं गेल्यावर हे होतं। आपल्याकडे बऱ्याच गोष्टी तुम्हाला मी वर्गात असतं तर जास्त विश्लेषण करून सांगितलेलं असतं। अंधव्यवस्था का मतलब क्या है? अंधव्यवस्था ही जी आंधळी व्यवस्था आहे ना, व्यवस्था म्हणजे व्यवस्थित, म्हणजे सगळी सिस्टीम जी चालू आहे ती। आता इथे लेखक म्हणतोय समाज की अंधव्यवस्था। आता आपल्या समाजामध्ये ज्या अंधव्यवस्था आहेत, अंधश्रद्धा आहेत, त्याच्याबद्दल माझ्या मनातला जो राग आहे हे आपल्या आपणच बाहेर येऊ लागला। बघा मुलांनो, आपल्या आपण कधी बाहेर येऊ शकतो? आता इथे लेखकाने सांगितलंय त्यासाठी मुलांनो ज्ञानी बनणं फार आवश्यक असतं, शिक्षण घेणं आवश्यक असतं। ज्या गोष्टी आपल्याला माहीत नाहीत ते माहीत करून घ्याव्या लागतात आणि त्याच्यानंतर मग माणूस तुलना करू लागतो की जे सांगायला लागलेत लोक ते त्याच्यामध्ये आणि प्रत्यक्षात असणाऱ्या गोष्टीमध्ये काय तथ्य आहे,
त्यावेळी बऱ्याच गोष्टीमध्ये लक्षात येते की बाबा ही सगळी अंधश्रद्धा आहे, असं काय नसतं. पण हे बोलण्यासाठी खूप धाडस लागतं मुलांनो. कारण का समाज कसा असतो, समाज पहिल्यांदा जो माणूस चांगल्या गोष्टी सांगतो किंवा चुकीच्या गोष्टींचा विरोध करतो, त्यावेळेला त्या व्यक्तीला सुद्धा खूप त्रास होत असतो. आता इथे त्यांनी सांगितले, सन 1921 में जब केवल 15.5 वर्ष का था, लेखकाला सांगायला लागले ते 1921 मध्ये ज्यावेळेला माझं वय 15.5 वर्ष होतं, त्यावेळेला गांधीजी के असहयोग आंदोलन, मराठीमध्ये तुम्ही असहकार चळवळ म्हणता बघा, हां, त्याच्याबद्दल माहिती सांगायला लागलेली आहेत. गांधीजी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया. म्हणजे पहिल्यांदा माझ्या आयुष्यात जर काय प्रसंग घडला असेल तर मी असहकार आंदोलनामध्ये भाग घेतलेलं होतं. उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत, मध्य प्रदेशातले एक ठिकाण आहे नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनने का एक नुस्खा है. तत्पश्चात आवाज़ तेज करते हुए कहने लगे, है कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा. देखिए घटना घटित हुई है. स्थान कौन सा है, मध्य प्रदेश का नरसिंहपुर. वहाँ कौन आए, मौलाना शौकत अली साहब आए और उन्होंने बताया, क्या बताया कि गांधी जी ने कहा है, क्या कहा है की अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनने का एक नुस्खा है. जर तुम्ही इंग्रजी शाळेमध्ये शिकत असाल तर इंग्रजी शाळेतून तुम्ही शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर तुम्ही केवळ एक गुलाम बनून राहाल, नोकर बनून राहाल. त्यामुळं मोठ्या आवाजात ते म्हणायला लागले, असा कोण माईका लाल आहे का जो आता म्हणेल मी उद्यापासून इंग्रजीच्या शाळेला जाणार नाही. मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी. तो देखो लेखक बताता है, क्या बताता है की सगळ्यात पहिल्यांदा मी आईजवळ गेलो, घरी गेल्यानंतर आईला सांगितलं, श्रद्धेनं सांगितलं, नम्रतेनं सांगितलं की मी उद्यापासून काय जाणार नाही, शाळेला जाणार नाही. सभी लोग सकते में आ गए. म्हणजे आता तिने आता खूप चिडलेले आहेत ते सगळेजण, टेंशनमध्ये आलेले आहेत. बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए. उनके पिताजी कौन थे, किस पद पर थे, डिप्टी कलेक्टर. डिप्टी कलेक्टर यानी कि बहुत बड़ा स्थान है, पोस्ट बड़ी है बच्चों. लोगों ने, आणि त्यांचा मुलगा विद्रोह करायला शाळेला जात नाही म्हणतोय. लोगों ने बहुत समझाया पिताजी की, देखो आगे, ठीक है. पिताजी को बहुत समझाया लोगों ने, लोगों ने बहुत समझाया. किसको समझाया होगा, अपने बच्चे को, कि तुम्हारे पिताजी डिप्टी कलेक्टर है और तुम विद्रोह कर रहे हो. तो वह नौकरी की बात कही, परंतु मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था. तो बच्चों अब यहाँ कौन सी समस्या आ गई कि इनके पिताजी तो कौन से पद पर है, डिप्टी कलेक्टर के पद पर है, ठीक है, और उनका बेटा विद्रोह करने लगा है क्योंकि किसने कहा है, महात्मा गांधी जी ने कहा है. इसलिए वो कहते थे कि महात्मा गांधी जी का आदेश मानना था, महात्मा गांधी जी का आदेश मानना था. इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया. अब लेखक को इसके सवाल का जवाब मिल गया बच्चों. तिने पहिलाच प्रश्न विचारलेला की तुम्हाला कुठनं प्रेरणा मिळाली आणि सुरुवात कुठून केली तुम्ही. त्यावेळेला 15.5 वर्ष वय लेखकाचं, रामकुमार वर्मा यांचं होतं, ठीक आहे. त्याच्यानंतर तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था. यह बात सन 1921 की है और इस समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी. यह मेरी कविता का मंगलाचरण था. मंगलाचरण यानी कि उनकी कविता की शुरुआत 1921 से हुई थी, असहकार आंदोलन के समय. ठीक है बच्चों, लेखक को
उस उनके पहले सवाल का जवाब मिल चुका है। अब इसके आगे का हिस्सा हम बाद में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।